देखिए, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने बात करी कि मेंडल ने क्या क्या काम किए, कौन से प्लांट के ऊपर काम किए। ये लास्ट टर्न पे हम लोगों ने बात करी थी। इस टर्न पे अब ये बात करेंगे। देखिए, वो कहानी अधूरी रह गई थी, उसके कुछ पार्ट्स, यानी कि हमने वोकैबुलरी के दो ही पार्ट बताए थे। एक तो कैरेक्टर बता दिया था और एक ट्रेट बता दिया था। इसी के साथ साथ एक क्रॉस करके भी छोटा सा दिखाया था, टॉल और डॉफ का, और F1 जनरेशन के बारे में भी थोड़ा सा बताया था। आज वही सारी चीज़ें हम आगे बढ़ाएंगे, प्रोसीड करेंगे, उसको पूरा मेंडलिज्म लगभग ख़त्म करेंगे। यहाँ उससे पहले हम बात कर लें कि मेंडल साहब ने आपको बताया था कि 34 ईयर तक उनका रिकॉग्नाइज ही नहीं हुआ। जो कुछ भी उन्होंने काम किया वो 34 ईयर तक, यानी उन्होंने जब पेपर अपने सबमिट किए और पब्लिश हुए, पेपर उनके कब पब्लिश हुए थे? 1866 में। और मेंडल खत्म कब हुए? मेंडल की डेथ हो गई थी 1884 में बाय किडनी डिसऑर्डर, ठीक है, ड्यू टू किडनी डिसऑर्डर। और 1900 में इनके वर्क का पता चला, यानी कि 66 से 1900 अराउंड 34 ईयर्स तक रिकॉग्नाइज ही नहीं हुए, मेंडल के वर्क का पता ही नहीं चला। ये 34 ईयर तक की बात रही। तो अब जब 1900 आ गया, इन 1900 ये रीडिस्कवरी हुई मेंडल के वर्क की। दोबारा से 3 साइंटिस्ट के हाथों इनके दोबारा से वर्क को दोबारा से इंटरप्रेट किया गया। दोबारा उन्होंने यही वर्क पूरा करा और उसमें इन्होंने रिसर्च करी, रीडिस्कवरी कर दी। यानी मेंडल की जो कुछ भी बातें थी उन्होंने पढ़ी और उनके जब हाथ लगी ये सब चीज़ें, तो उन्होंने कहा अच्छा ये भी साइंटिस्ट था कोई, अच्छा ये भी होता है, ऐसे भी होता है, अच्छा। तो करके उन्होंने देखे, मेंडल के एक्सपेरिमेंट देखे और उन्हें लगा कि हाँ ये मेंडल के एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही थे और मेंडल के जो रेशियोज आए थे वो बिल्कुल सही थे। वो 3 साइंटिस्ट कौन थे? इंडिविजुअल अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अपनी जगहों पे करा। जैसे मान लो एक आप हो, एक और है कोई पर्सन और एक और है, तो आपने ये काम अपने घर पे किया, दूसरे ने ये काम अपने घर पे किया और तीसरे ने ये काम अपने घर पे किया, और तीनों के रिजल्ट सेम आए, ठीक है। तो वो 3 साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने अपने अलग अलग इंडिविजुअल रिसर्च करी, मेंडल के वर्क की रीडिस्कवरी करी? तो पहले साइंटिस्ट थे ह्यूगो डिवरीज। ये कहाँ के थे? हॉलैंड के थे। भैया क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए बता रहे हैं, ये 3 साइंटिस्ट के नाम तो पूछ ही लिए जाते हैं कि वो 3 साइंटिस्ट कौन थे। तो ह्यूगो डिवरीज, कार्ल कोरेंस और एरिक वॉन शर्मैक। 1900 में इंडिविजुअली हर किसी ने अपने अपनी जगहों से, यानी कि ह्यूगो डिवरीज ने हॉलैंड से, कार्ल कोरेंस ने जर्मनी से और एरिक वॉन शर्मैक ने ऑस्ट्रिया से अपनी अपनी रिसर्च को पब्लिश किया दोबारा से, रीडिस्कवरी के नाम से, कि मेंडल के जो वर्क थी वो रीडिस्कवर हुए। ये अच्छी बात थी कि पहले के लोग जो थे वो इस टाइम के लोग के जैसे कनिंग नहीं थे, इतने ज्यादा कनिंग नहीं थे कि उन्होंने अपने नाम पे ये रिसर्च वर्क जो है वो छपवा दिया हो, ऐसे नहीं थे। उन्होंने मेंडल के ही नाम को यूज किया कि जो मेंडल ने काम किया था ये वही रिसर्च वर्क है, ठीक है। तो ये जो रिसर्च वर्क था, इन्होंने सेम रिजल्ट फाइंड किए जो मेंडल ने फाइंड किए थे, इसलिए ये दोबारा से इन्होंने रीडिस्कवरी करी। अब मेंडल ने अराउंड 8 पॉस्टुलेट्स लिखे थे। मेंडल ने कोई लॉ नहीं बनाया था। मेंडल ने कोई भी लॉ नहीं बनाया था कि साहब यही चीज होती है, ये लॉ है, देख लो ऐसा ही होता है जिंदगी में, ऐसा कभी उन्होंने कोई लॉ नहीं बनाया। उन्होंने 8 पॉस्टुलेट्स लिख दिए थे। उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स 8 स्टेटमेंट्स में लिख दी थी और इन 8 स्टेटमेंट्स को कंपाइल करके कार्ल कोरेंस ने, कौन साइंटिस्ट थे बेटा? कार्ल कोरेंस। इन्होंने 3 लॉज बनाए। तो इन्होंने ही मेंडल के 3 लॉज बनाए, जिसे आप फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ के नाम से जानते हैं। ये 3 लॉ इन्हीं 8 पॉस्टुलेट्स को कंपाइल करके 3 लॉज में कन्वर्ट कर दिया गया, 3 लॉ बना दिए गए। दूसरी बात, यहीं पे एक कंट्राडिक्शन है। आपकी एनसीईआरटी में 3 लॉज जो दिए हुए हैं 12th की एनसीईआरटी में, उसमें पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 लॉज एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ हैं, जबकि कार्ल कोरेंस ने इस सीक्वेंस में 3 लॉज नहीं दिए।
उनका कार्ल कोरेंस का पहला लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। याद रखना इस बात को, आप जब नीट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे या बाकी एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी एग्जाम्स क्वालिफाई करने की कोशिश करोगे, तो आपको याद रखना है फर्स्ट लॉ कौन सा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड लॉ क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और थर्ड लॉ क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर है? लेकिन जब कार्ल कोरेंस की बात होगी कि इन्होंने जो 3 लॉ दिए, तो उसमें फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इनका फर्स्ट लॉ था, सेकेंड लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, और थर्ड लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। समझ में आई बात या नहीं? यानी ये शफलिंग हो गई थी। तो याद रखना, इन्होंने लॉज अलग दिए, इन्होंने लॉज अलग बना दिए। एनसीईआरटी ने पहला लॉ डोमिनेंस रखा है, क्योंकि आपको सीक्वेंशियली सारी चीजें पढ़ना है, इसलिए इन्होंने सीक्वेंशियली पहला लॉ डोमिनेंस का, दूसरा सेग्रीगेशन, और थर्ड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसको आप चाहिएगा तो भूल जाइएगा कि इन्होंने 3 लॉ कौन कौन से सीक्वेंस में दिए। आपको यहीं पे एनसीईआरटी बेस्ड याद रखना है। एनसीईआरटी 12th क्लास में यही लिखा हुआ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस फर्स्ट है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेकंड है, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट थर्ड लॉ है। इज इट क्लियर टू यू? सर, हाँ सर ये वाले याद करने पड़ेंगे उसके लिए, नीट के लिए ना? ये नीट के लिए है, ये किसी के लिए नहीं है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए थे, हमने आपको बता दिए। अब आप नीट क्वालिफाई करिए या आगे के एग्जाम जिसपे एनसीईआरटी बेस्ड चलेगा, वहां सब चलेगा यही काम। लेकिन आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि भाई साहब ये सही है नहीं। जब कभी हायर स्टडीज करेंगे जाके कहीं अच्छी पीएचडीज वगैरह, तो वहां पे इसको याद रखिएगा मेरी इस बात को, ठीक है? यहां पे आपका काम चल जाएगा इन्हीं से। तो ये 3 लॉज जो आए, ये कैसे आए और क्या क्या चीजें थी, अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं। ठीक, तो आगे की बात क्या क्या थी, मेंडल ने किस तरीके से ये रिसर्च करी और ये 8 पोस्टुलेट्स दिए, वो किस तरीके से पूरा काम किया, हम उनके एक्सपेरिमेंट्स को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक, तो मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स थे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस, यानी 1 जीन इंटरेक्शन और 2 जीन इंटरेक्शन के बारे में पूरी बातें होंगी। ये देखेंगे आज कि 1 जीन का इनहेरिटेंस कैसे होता है और 2 जीन का इनहेरिटेंस कैसे होता है, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए मेंडल की चीजों को देख लेते हैं। तो जैसा कि हम पहले बता ही चुके हैं आपको कि मेंडल ने पी प्लांट लिया था। अच्छा, पी प्लांट के बारे में थोड़ी सी जानकारी और बता दें। पी प्लांट जो था, पी कौन सा पी था, ये गार्डन पी था, है ना, ये गार्डन पी था, और इसका नाम क्या था, पाइसम सेटाइवम। अच्छा, इसमें इन्होंने कितने कैरेक्टर्स लिए थे, 7 कैरेक्टर्स लिए थे। मेंडल ने कितने कैरेक्टर्स लिए, 7 कैरेक्टर्स लिए थे। वो कौन कौन से थे, सीड कलर सीड शेप, पॉट कलर पॉट शेप, फ्लावर कलर फ्लावर पोजीशन। ये हमारी पुराने वाले लेक्चर में पूरा सारा हमने बताया है, ठीक है? तो सीड कलर सीड शेप, पॉट कलर पॉट शेप, और ये सारी चीजें। अच्छा, गार्डन पी प्लांट में क्रोमोसोम कितने होते हैं ये नहीं बताया था हमने। कितने क्रोमोसोम होते हैं, याद रखिएगा, क्रोमोसोम होते हैं 14 क्रोमोसोम। कितने होते हैं, 14 क्रोमोसोम। अगर पेयर की बात करो तो कितने पेयर हो गए, 7 पेयर। ठीक, तो ये मत सोचना 7 पेयर 7 कैरेक्टर, मस्त बात कर दी सर, तो बहुत सही बात कर रहे हैं कि 7 पेयर है और 7 ही कैरेक्टर है। इसका मतलब है हर क्रोमोसोम के ऊपर एक कैरेक्टर होगा, ऐसा नहीं। आगे चल के साइंटिस्ट एक थे ब्लिक्स्ट, उन्होंने ये बताया कि जो 7 कैरेक्टर्स हैं, these 7 characters are placed only on 4 क्रोमोसोम, सिर्फ 4 क्रोमोसोम के ऊपर ही हैं। ठीक है, समझ में आई? 4 क्रोमोसोम्स के ऊपर ही हैं। वो क्रोमोसोम्स कौन कौन से हैं, उनकी लिस्ट देख लीजिए, ये याद रखिएगा, आगे क्वेश्चंस आएंगे इसके ऊपर। तो यहां पे आपको ये जो क्रोमोसोम है, ब्लिक्स साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया कि 4 क्रोमोसोम के ऊपर ही ये 7 कैरेक्टर्स थे। 7 कैरेक्टर्स कौन कौन से थे, सीड कलर सीड शेप, पॉट कलर पॉट शेप, फ्लावर कलर फ्लावर पोजीशन, प्लांट हाइट। ठीक है, ये 7 कैरेक्टर थे, उसमें से सिर्फ 4 क्रोमोसोम के ऊपर ही ये इसके जीन मिलते थे। फर्स्ट क्रोमोसोम के ऊपर किस किस का जीन मिलता है, फ्लावर और सीड के कलर का, फ्लावर कलर और सीड कलर का जीन मिलता है। यानी कि एक क्रोमोसोम होगा, इसमें यहाँ पे फ्लावर कलर होगा और यहाँ सीड कलर होगा, क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर। क्रोमोसोम नंबर 2 पे फ्लावर पोजीशन, यानी मान लीजिए यहाँ फ्लावर पोजीशन है, दूसरा पॉड शेप, यहाँ पॉड शेप है, और प्लांट हाइट, और ये प्लांट हाइट का, यानी इसके ऊपर
3 कैरेक्टर के जीन मिलेंगे। 5th क्रोमोसोम के ऊपर पॉड कलर का मिल रहा है, यानी ये दोनों नहीं मिल रहा है, सिर्फ एक मिल रहा है पॉड कलर का। और 7th क्रोमोसोम के ऊपर सीड शेप का मिल रहा है, सिर्फ सीड शेप का मिल रहा है। तो इस तरह से सिर्फ 4 क्रोमोसोम है जिनके ऊपर 7 पेयर, जो 4 क्रोमोसोम है जिसके ऊपर 7 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, 7 कैरेक्टर्स के जीन प्रेजेंट हैं। क्लियर है? ये बात याद कर लीजिएगा। गार्डन पी के रिगार्डिंग सारी बातें आपकी हो गई। पाइसम सटाइवम है तो 14 क्रोमोसोम होते हैं, 7 कैरेक्टर लिए। ब्लिक्स साइंटिस्ट थे जिन्होंने 4 क्रोमोसोम के ऊपर ये कैरेक्टर्स बता दिए कि भाई ये 4 ही पे हैं। 5 जो और कौन कौन से हैं वो सीक्वेंस, फर्स्ट 4 5 7। ठीक है, यानी कि 3 नहीं है, 6 नहीं है। 3 और 6 के ऊपर मेंडल के कैरेक्टर्स नहीं है। ऐसा नहीं कि उस पे होंगे नहीं, मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर्स दिए थे, हमने आपको बताया था मेंडल ने शुरुआत करी थी 34 कैरेक्टर से, उसके बाद वो आ गए 22 पे, और उसके बाद फाइनली वो आ गए कहां, सिर्फ 7 कैरेक्टर के ऊपर। तो 34 22 जो कैरेक्टर होंगे वो बाकी क्रोमोसोम के ऊपर भी होंगे, लेकिन उनकी बात ही नहीं हुई है तो हम यहां बात नहीं कर रहे हैं। तो सिर्फ ये जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा, 7 कैरेक्टर्स आर प्लेस्ड ऑन 2 क्रोमोसोम, 3 क्रोमोसोम, 4 क्रोमोसोम, 7 क्रोमोसोम, या नन ऑफ दिस, तो 4 क्रोमोसोम। ठीक, अगर उन्होंने पूछा कौन कौन से क्रोमोसोम थे, क्रोमोसोम में 1 2 3 4, 1 4 5 7, 1 2 3 7, इस टाइप से उन्होंने दिया तो क्या कहेंगे, 1 4 5 7। किस साइंटिस्ट ने बताया था, ब्लिक्स थे। तो इसी से रिलेटेड कई क्वेश्चंस आपके निकलेंगे। ठीक, तो ये पॉड के ऊपर हो गया, यानी सॉरी जी गार्डन पी के ऊपर चर्चा हो गई। अब मेंडल का प्रोसीजर क्या था पहले देख लेते हैं। देखिए, मेंडल ने 2 तरह से अपने, यस, तो क्या क्या बातें थी उसमें, एक बात ये थी कि क्रॉसिंग इन्वॉल्व सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। यानी कि मेंडल ने एक क्रॉस तो ऐसा किया जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेयर थे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के, एक पेयर यानी एक जीन की बात हुई होगी, सिर्फ एक जीन की। ठीक है, और दूसरा क्रॉस एक इस तरीके से भी करा जिसमें 2 पेयर थे। ठीक है, 2 पेयर। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी है लेकिन हमारे सिलेबस में, तो इसे कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसे क्या कह देते हैं बेटा, इसे कह देते हैं हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस यानी कि मान लो कोई प्लांट है जिसमें ये 7 कैरेक्टर तो हैं। ठीक है, कि कोई भी पी प्लांट होगा उसमें ये 7 कैरेक्टर हैं, लेकिन मान लो फ्लावर का कलर किसी दूसरे प्लांट में इससे अलग है, बाकी सब सेम है, सिर्फ फ्लावर का कलर डिफरेंट है। तो उस एक डिफरेंस, एक जीन की स्टडी करने के लिए, तो सिंगल पेयर में ही तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, एक का कलर कुछ और है, एक का कलर कुछ और है, कंट्रास्ट है दोनों में। तो अगर एक कैरेक्टर के जीन की स्टडी करने के लिए क्रॉस कराया जा रहा है तो उसे क्या कह देंगे बेटा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और अगर ऐसे ऐसे 2 कैरेक्टर हैं तो उसे क्या कह देंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक, कोई दिक्कत, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, हाँ 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के लिए अगर स्टडी कर रहे हैं, 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं, माने कि बाकी सारे कैरेक्टर तो सब एक ही हैं, लेकिन फ्लावर कलर दे लो और सीड कलर ले लो, दोनों के ये 2 चीजें अलग अलग हैं 2 प्लांट्स में। तो 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट के लिए अगर क्रॉस हो रहा है तो क्या कहेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस। 3 के लिए हो रहा है तो ट्राई हाइब्रिड, ऐसे टेट्रा हाइब्रिड, आगे तक चले जाएंगे। ठीक, लेकिन यहां फिलहाल में हमें मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर ही स्टडी करना है, और इसी से ही सारे रिजल्ट निकाल लेंगे, ट्राई हाइब्रिड तक के पूरे रिजल्ट निकालेंगे, आज देखना तुम। तो ये सारी चीजें हम लोगों की करना है। तो पहला उन्होंने जो क्रॉस किया, सिंगल पेयर वाला क्रॉस किया। ठीक, अच्छा दूसरी चीज, अभी अपनी वोकैबुलरी को संभालना है हम लोगों को जेनेटिक्स की, तो लिखते चलिएगा वोकैबुलरी। कल हम लोगों ने वोकैबुलरी का 1-2 वर्ड पढ़े थे। पहला तो वर्ड पढ़ लिया था कैरेक्टर, और दूसरा वर्ड पढ़ लिया था हम लोगों ने ट्रेट। ठीक, आज जब हम लोग जो क्रॉस पढ़ेंगे तो उसमें हमने 2 तरीके के क्रॉस भी पढ़ लिए, ये 2 टर्म और लिखेंगे, लेकिन उससे पहले अभी हम एक टर्म लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड। यहां लिख के दे रहे हैं, इसको नंबर नहीं दे रहे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस
मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये भैया अपनी टर्मिनोलॉजी है, ये याद रखिएगा कि हम इस टर्म्स को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये टर्म हम लोगों के और बढ़ते जाएंगे, अराउंड 30 तक पहुंचेंगे ये टर्म, ठीक है। तो देखिएगा, पहले हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस का प्रोसीजर देखते हैं। मेंडल ने एक टॉल प्लांट लिया, मेंडल ने एक टॉल प्लांट लिया और एक डॉर्फ प्लांट लिया, ठीक, और इनके बीच क्रॉस कराया। क्रॉस का मतलब पॉलिनेशन करा दिया, और जो नए इसके जो सीड बने उनको सो करा, यानी बो दिया, और उससे नए प्लांट्स निकाले। तो जो नए प्लांट्स निकले वो सारे के सारे कैसे थे? वो सारे के सारे टॉल निकले। ये पता चला कि सारे के सारे प्लांट्स कैसे निकले? टॉल निकले। तो जो इस फर्स्ट जनरेशन की बात हो रही है, तो इस फर्स्ट जनरेशन कह देते हैं F1 जनरेशन, ठीक। तो मेंडल ने कहा यार इसमें से कुछ तो ऐसा होगा जो ट्रांसफर हुआ होगा इस जनरेशन में, इन दोनों में से कुछ तो ऐसा होगा जो यहां ट्रांसफर हुआ होगा। इन्होंने उस कुछ को कह दिया, इन्होंने कहा कि फैक्टर्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कैरेक्टर्स को डिसाइड करते हैं कि ये कैरेक्टर कौन सा आएगा नेक्स्ट जनरेशन में। तो इन्होंने उस कुछ को क्या नाम दे दिया? जो कैरेक्टर्स को कैरी कर रहा है उसे हमने क्या नाम दे दिया? मेंडल ने फैक्टर। तो मेंडल ने एक नाम दिया फैक्टर, जो क्या करता है? कैरी, दे कैरी कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। आगे चल के एक साइंटिस्ट थे जॉनसन। कौन साइंटिस्ट थे? जॉनसन। इन्होंने 1906 में इस फैक्टर को कह दिया कि ये भाई साहब होता है जीन। इस फैक्टर को क्या कह दिया? जीन। तो फैक्टर वर्ड किसने यूज किया? मेंडल ने। और जॉनसन ने फैक्टर को क्या कह दिया बेटा? जीन कह दिया। और इन्होंने कहा कि ये जीन जो होते हैं ये कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेके जाते हैं, ठीक। तो जीन्स जो हैं वो क्या हैं? दे आर द कैरियर ऑफ कैरेक्टर्स। वो कैरियर हैं, कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाएंगे। उन्हें हम कहते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। भाई एक कैरेक्टर गया, एक यूनिट गई, तो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। समझ में आई बात या नहीं? तो जीन क्या हो गए? हमारे यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। वो किसी कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने के लिए जिम्मेदार है। और जीन्स कहां प्लेस होते हैं? आगे चल के ये भी पता चला कि जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर मिलते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब अगर बात करी जाए कि भाई कैरेक्टर की दो अल्टरनेटिव फॉर्म है, उसे ट्रेट कह रहे हैं, कैरेक्टर की ही अल्टरनेटिव फॉर्म को तो ट्रेट कहते हैं। तो जीन की भी अल्टरनेटिव फॉर्म हुई होगी, और जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म को कह देते हैं एलील्स। तो जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म को क्या कहते हैं बेटा? एलील कहते हैं, ठीक। तो एक जीन दो एलील से मिलकर बना होता है। याद रखिएगा, एक जीन, मान लीजिए कैपिटल टी, कैपिटल टी, ये एक जीन है, इसमें दो एलील हैं। ऐसे ही कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये एक जीन है जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी दो एलील्स हैं। ऐसे ही स्मॉल टी ये एक जीन है और इसमें ये दोनों इंडिविजुअल एलील्स हैं। क्लियर है? तो एक जीन के दो एलील्स होंगे, अल्टरनेटिव फॉर्म होती है। एलील्स आर द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। क्लियर? भाई टर्म क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब 5th पॉइंट आ गया आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस, 6th पॉइंट आ गया डाई हाइब्रिड क्रॉस, और 7th F1 जनरेशन। F1 जनरेशन, F1 जनरेशन का मतलब होता है फर्स्ट फिलियल जनरेशन। तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन आपकी हो गई ये पहली वाली, ठीक। अब हम लोग यहां पे इसको जीन्स लिख के भी देखेंगे। भाई जीन्स कैसे लिखे जाते हैं ये भी बताते हैं आपको, बहुत बेसिक से समझा दे रहे हैं। मान लीजिए टॉल का जीन लिखना है, तो डोमिनेंस वाले के लिए हमने आपको बताया कि दो तरीके के जीन्स हैं, एक तो डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव। एलील्स दो तरीके के, डोमिनेंट और एक रिसेसिव। F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर हमें मिलेगा उसे हम क्या कह देंगे? डोमिनेंट, ठीक। और जो कैरेक्टर हमें नहीं दिखा उसे क्या कह देंगे? रिसेसिव।
जो करेक्टर F1 में मिला वो डोमिनेंट, और जो करेक्टर F1 में नहीं मिला उसे रिसेसिव कहते हैं। तो दो टर्म और आ गए, डोमिनेंट और रिसेसिव। क्लियर? अब क्वेश्चन ये आया कि यहां डॉर्फ और टॉल प्योर होना चाहिए। पहली बात, डॉल और डॉर्फ कैसे होना चाहिए? प्योर होना चाहिए। तो भैया अब बात आ जाती है प्योर फॉर्म की। तो प्योर अगर कभी लिखा हुआ है प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ के बीच क्रॉस कराया जा रहा है, कभी कभी वर्ड ऐसे भी आएंगे जेनेटिक्स में, बड़ा टर्म को घुमा देते हैं, कहते हैं प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ के बीच क्रॉस कराया जा रहा है। तो प्योर टॉल का मतलब हुआ कैपिटल टी, और प्योर डॉर्फ का मतलब हुआ स्मॉल टी। यस सर में टॉल और डॉर्फ का मतलब क्या होता है बेटा? कैपिटल टी दोनों तरफ सेम और ये दोनों सेम, ये कोई अलग अलग नहीं होंगे। तो प्योर का मतलब तो ये हो गया। और हाइब्रिड अगर लिखा हो तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। ठीक है? तो प्योर का मतलब हो गया कैपिटल टी या स्मॉल टी, और हाइब्रिड का मतलब हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक? डोमिनेंट रिसेसिव भी समझ में आ गया। तो अब इसका जब क्रॉस हुआ तो गैमीट्स बनते हैं, क्रॉस में भाई गैमीट्स बनते हैं। तो गैमीट कैपिटल टी बना लिया, यहां स्मॉल टी गैमीट बना लिया, और उनके बीच क्रॉस हो गया, यहां आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक? तो F1 जनरेशन में कैपिटल टी और स्मॉल टी आ रहा है, जो कि हाइब्रिड है, लेकिन कैपिटल टी ने स्मॉल टी के ऊपर डोमिनेंसी शो करी है। ठीक? यही लॉ ऑफ डोमिनेंस है। यही क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस है कि अगर प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ के बीच क्रॉस कराया जा रहा है तो F1 जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ टॉल मिलता है, डॉर्फ नहीं मिलता है, क्योंकि डॉर्फ जो नहीं मिल रहा है उसको कहेंगे रिसेसिव, और जो एक्सप्रेस हो रहा है उसे कहेंगे डोमिनेंट। तो डोमिनेंट वाले ने इसको सप्रेस कर दिया, जो सप्रेस हुआ उसे कह दिया हमने रिसेसिव करेक्टर या एलील, ठीक, या जीन। क्लियर है? क्लियर है बेटा यहां तक? कोई दिक्कत? यस सर। ठीक। तो इसके बाद क्या किया इन्होंने? इसके बाद इन्होंने कराया एक और क्रॉस। इसके बाद इन्होंने इसकी करा दी सेल्फिंग। क्या करा दी बेटा? सेल्फिंग। ये भी एक वर्ड है, ये भी आप लिख सकते हैं, सेल्फिंग। हाँ हाँ, नहीं है क्लास मेरी। क्या? आज क्लास नहीं है केमिस्ट्री की, छुट्टी है। अच्छा, तो ठीक है, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी को। तो अब यहां क्या कराया इन्होंने? सेल्फिंग कराई। ठीक? सेल्फिंग कैसे कराई देखिएगा। सेल्फिंग का मतलब होता है कि इसी जनरेशन के दो प्लांट ले लिए, एक कैपिटल स्मॉल टी और इसी का कैपिटल टी स्मॉल टी, और इनके बीच क्रॉस करा दिया। तो अब यहां गैमीट देखिए दो बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और यहां भी गैमीट दो बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इनके बीच क्रॉस कराया। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हो सकता है ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएं, हो सकता है ये दोनों एक दूसरे से क्रॉस कर जाएं, या ये भी हो सकता है। पहले कैपिटल लिखेंगे फिर स्मॉल लिखेंगे, याद रखिएगा। तो जो अब ये कौन सी जनरेशन आई? F2 जनरेशन आई। ठीक? और ये क्या हो गई बेटा? सेल्फिंग हो गई। समझ में आई बात? इतना समझ में आया? ठीक है। ठीक, अब सेल्फिंग यहां हो गई है। सेल्फिंग के बाद जो जनरेशन आई उसे F2 जनरेशन कह दिया। तो यहां लिख सकते हैं 13 पॉइंट, हम क्या लिख सकते हैं? F2 जनरेशन, है ना? F2 जनरेशन भैया लिख लिया। F2 जनरेशन क्या है? फर्स्ट जनरेशन के दो प्लांट्स जब आपस में क्रॉस करेंगे तो उनसे जो नया जनरेशन आएगी उसे हम कह देंगे F2 जनरेशन। और इसमें अब यहां दो चीजें आप देखेंगे, दो चीजें और देखेंगे। क्या क्या देखेंगे? एक तो आपने कहा बाहर से देखने पे तो ये कैसा दिख रहा है? टॉल दिख रहा है, लेकिन इसके जीन कैसे हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, जो बाहर से दिख रहा है, उसे कहते हैं हम फिनोटाइप। उसे क्या कहते हैं बेटा? फिनोटाइप। और जो जीन है, कैसे जीन है, कैपिटल टी स्मॉल टी है या स्मॉल टी है, इसे क्या कह देते हैं हम? जीनोटाइप।
भैया वोकैबुलरी में 2 वर्ड और ऐड कर लेना, क्या क्या हो गए, फिनोटाइप और जीनोटाइप। ठीक, जीनोटाइप क्या बताया आपने? जीनोटाइप टाइप ऑफ जीन्स, किस टाइप के जीन है, कैपिटल टी स्मॉल टी है या स्मॉल टी है या कैपिटल टी है, ये सारे इसके जीनोटाइप हैं। ठीक, ये सब जीनोटाइप हैं, ये सब जीनोटाइप हैं। फिनोटाइप क्या होगा, इसकी वजह से बाहर कैसा दिख रहा है, लंबा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, लंबा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, तो लंबा, छोटा, बौना, हरा या सफेद या लाल या पीला, ये जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, बाहर से जो दिख रहा है, वो क्या है, फिनोटाइप। तो फिनोटाइप क्या है, एक्सटर्नल अपीयरेंस। जीनोटाइप, व्हाट टाइप ऑफ जीन इज प्रेजेंट इन दैट अपीयरेंस। ठीक, या व्हाट टाइप ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट अपीयरेंस, तो हम कह देंगे उसे जीनोटाइप। तो ये जीनोटाइप फिनोटाइप समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा समझिए, सेल्फिंग के बाद तो यहां क्या हो गया, सारे के सारे टॉल मिले, ऑल आर टॉल। यहां फिनोटाइप कैसा था, ऑल आर टॉल। लेकिन सेल्फिंग के बाद जब F2 जनरेशन आई तो बताओ ये कैसे कैसे होंगे। देखो ये कैसा होगा, टॉल होगा। ये वाला कैपिटल टी स्मॉल टी के ऊपर डोमिनेंस शो कर जाएगा, ये भी टॉल हो जाएगा, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है। और ये कैसा है, ये ना ये दोनों एक दूसरे को स्मॉल स्मॉल है, कोई कुछ नहीं करेगा, तो ये अपने आप को एक्सप्रेस कर जाएंगे, ये डॉर्फ आ जाएंगे। तो मेंडल ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया, इससे 2 बातें निकाली। पहली तो बात उन्होंने निकाल दी, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, अगर 2 प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ या 2 डोमिनेंट और रिसेसिव के बीच क्रॉस कराया जाता है प्योर कंडीशन में, तो F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होगा, रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा। ये तो था लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा लॉ क्या है, अगर सेल्फिंग करी जाए F1 हाइब्रिड की, अगर F1 हाइब्रिड की क्या कर दी जाए, देखिए ये हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, सब क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। अगर F1 हाइब्रिड की सेल्फिंग कर दी जाए तो सेल्फिंग के बाद जो प्लांट्स बनते हैं उसमें डॉर्फ रीअपियर हो जाता है, जबकि बीच में नहीं था, यहां दोबारा से आ गया। इस बात को प्रूफ कौन करता है, ये कौन सा लॉ है, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन, सेपरेट रहना, अलग अलग रहना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जीन्स जो थे उनमें एलियंस हमेशा अलग अलग रहते हैं, कभी भी ब्लेंडिंग नहीं होती, मिक्सिंग नहीं होती है। ठीक, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि F1 जनरेशन में जो भी जीन रहेंगे वो किसी एक इंडिविजुअल के अंदर सेपरेट रहते हैं, एक दूसरे से मिक्स नहीं होते हैं। हालांकि डोमिनेंट वाला रिसेसिव वाले को सप्रेस करता है, उसको एक्सप्रेस होने नहीं देता है, बट रहते सेपरेट है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे घर में आप बैठे हो और घर में आप बैठे हो, आपका छोटा भाई और आप हैं, 2 लोग बैठे हुए हैं, टीवी चल रही है। ठीक, तो टीवी का रिमोट जो है आप ही गवर्न करोगे अगर आप बड़े हो। क्यों, क्योंकि आप डोमिनेट कर जाओगे छोटे वाले के ऊपर, तो चैनल आपकी मर्जी के चलेंगे टीवी पे और छोटा वाला बेचारा बैठा देखता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप उठ के जाओगे तो छोटा वाला आप अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, आप वो अपने चैनल लगा लेगा। बिल्कुल वैसे ही कंडीशन है, जहां कैपिटल टी था वहां हमेशा टॉल बना, लेकिन जैसे ही कैपिटल टी गया तुरंत डॉर्फ आ गया। बात समझ में आई? यस सर। तो ये कंडीशन में अब अगर इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप देखा जाए तो कितना कितना है, तो रेशियो की अगर बात करी जाए तो जीनोटाइप रेशियो देख लो इसका, इस F2 जनरेशन का जीनोटाइप रेशियो कितना होगा। इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, ऊपर लिखे दे रहे हैं, यहां से हटा के ऊपर लिखे दे रहे हैं। ये तो समझ में आ ही गया है। सेग्रीगेशन भी समझ में आ गया आपको। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, अलग अलग रहना, इंडिविजुअलिटी रखना, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। स्टेटमेंट्स लिखवा देंगे बाद में, बट अभी फिलहाल में समझ लीजिए कि मेंडल ने किया क्या था। तो जीनोटाइप रेशियो क्या हुआ, पहले तो जीनोटाइप बताओ फिर रेशियो। जीनोटाइप कौन कौन से हैं, कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप का है और स्मॉल टी। इसके अलावा तो कोई जीनोटाइप नहीं बन रहा है F2 में, नहीं बन रहा है। ये कितने हैं कैपिटल टी 1 आउट ऑफ 4, ये कितने हैं 2 और ये कितने हैं 1,
तो 1:2:1 का रेशियो आया क्या, जीनोटाइप। और फिनोटाइप कितना आया, फिनोटाइप क्या होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, फिनोटाइप रेशियो। So 3:1. फिनोटाइप में बाहर से देखने पे ये टॉल, ये टॉल, ये टॉल, 3 टॉल है। फिनोटाइप है कौन कौन से, टॉल और डॉर्फ। तो टॉल कितने हैं, 3, डॉर्फ कितना है बेटा, 1। तो टॉल और डॉर्फ का रेशियो कितना आया, 3:1। क्लियर है। ये नॉर्मल 10th क्लास वाले हैं, 10th क्लास वाले हैं, कोई बहुत बड़े रॉकेट साइंस नहीं बता रहे हैं, 10th क्लास का रेशियो ही बता रहे हैं। तो ये तो हो गया वन जीन का इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, एक जीन के लिए, है ना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का समझ में आया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हमारे 2 लॉ निकले, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक, आगे जब चले मेंडल के बाद पता चलेगा, अबे यार ये तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के भी कुछ लोचे हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शंस भी हैं, आगे चल के पता चलेगा। यानी पोस्ट मेंडेलियन में हम आपको बताएंगे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के 2 एक्सेप्शन हम आपको बेसिक वाले बताएंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस। ये एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डोमिनेंस के, कौन कौन से, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस। उसके हम आगे चर्चा करेंगे, अभी नहीं, पोस्ट मेंडेलियन में उसको चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक ऐसा लॉ है जिसका अब तक कोई भी एक्सेप्शन नहीं आया है। नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार, नीट क्या, उसको तब नीट नहीं कहते थे, AIPMT कहा जाता था, तब एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इन तीनों में से कौन सा ऐसा लॉ है जिसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। तो वो कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उसका कोई भी एक्सेप्शन अभी तक दुनिया में नहीं मिला है, वो प्योर लॉ है, ठीक, विदाउट एक्सेप्शन। क्लियर। अब आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिएगा, ये वोकैबुलरी पूरी हो गई भैया 15 तक, ये आप याद करिएगा वोकैबुलरी। अब हम लोग चल रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की तरफ। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, अभी पीछे बता चुके हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है कि भैया अगर 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, उनकी स्टडीज के लिए क्रॉस हो रहा है कि F1 जनरेशन में, F2 जनरेशन में, F3 जनरेशन में कैसे उनके ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे, उसे कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक, अब हम यहां पे 2 कैरेक्टर्स ले रहे हैं, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। भैया पी प्लांट के आपने कैरेक्टर्स तो सारे साथ के साथ तो पता ही होंगे। राउंड येलो, राउंड क्या है, सीड शेप है और येलो उसका कलर है, ठीक। ऐसे ही राउंड का रिसेसिव फॉर्म होती है रिंकल्ड और येलो की रिसेसिव फॉर्म होती है ग्रीन, ठीक। अब जरा इसके जीनोटाइप लिख लिए जाए, इनके बीच जब क्रॉस कर रहे हैं तो इसके जीनोटाइप भी लिखना पड़ेंगे। तो राउंड एक कैरेक्टर 2 एलील से चलेगा, एक जीन लिखा जाएगा इसके लिए। तो राउंड कैपिटल आर कैपिटल आर। प्योर की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा हम प्योर वैरायटीज की बात करते हैं शुरुआत में। येलो के लिए कैपिटल वाई कैपिटल वाई। तो राउंड येलो इसका हो गया जीनोटाइप। इसी का रिसेसिव लिया जाता है, तो रिंकल्ड किसका है, राउंड का रिंकल्ड होता है, तो राउंड कैपिटल आर है, इसी का रिसेसिव ले लो तो स्मॉल आर हो गया। जीनोटाइप समझ लो। आगे बहुत सारे जीनोटाइप तुम लोगों को लिखना पड़ेंगे, अभी कुछ क्वेश्चंस लगवाएंगे उसके भी लिखना पड़ेंगे, तो इसलिए अभी समझ लो कैसे लिखे जाते हैं। कैपिटल आर का ही स्मॉल वर्जन ले लिएगा तो ये क्या हो गई, इसकी रिसेसिव फॉर्म हो गई। अब कैपिटल वाई का स्मॉल वर्जन ले लोगे तो ये हो गया ग्रीन के लिए, ठीक। तो राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन के बीच क्रॉस कराएंगे। अब इनके बीच क्रॉस कराएंगे तो भैया गैमीट चाहिए होंगे। इसका गैमीट कैसे बनेगा, एक इसमें से ले लो, एक इसमें से ले लो, गैमीट बन गया, ठीक। ऐसे ही एक इसमें से ले लो और एक इसमें से ले लो, गैमीट बन गया, ठीक। सारे गैमीट ऐसे ही होंगे इसलिए हमने एक लिख लिया, बाकी सारे को लिखा नहीं, ठीक। अब इनके बीच क्रॉस करा रहे हैं तो ये तो होगा इसके गैमीट्स। अब इनके बीच जब क्रॉस हुआ, आर आर वाले एक साथ, वाई वाई वाले एक साथ, पहले कैपिटल फिर स्मॉल, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देखो हम तरीके एक एक तरीका हर स्टेप पे बता रहे हैं, बस तुम लोगों का काम है सीखना। क्या कैरेक्टर आएगा, देखो राउंड वाला रिंकल्ड वाले को सप्रेस कर देगा या डोमिनेट कर जाएगा यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा, राउंड
और ऐसे ही कैपिटल वाई वाला, स्मॉल वाई, येलो वाला, इसको कब सप्रेस कर देगा तो ये क्या आ जाएगा, येलो। तो जो F1 जनरेशन आएगी वो कैसी होगी, ऑल आर राउंड येलो टाइप ऑफ प्लांट्स। क्लियर है, बोलो यहां तक कोई डाउट नहीं। ये पूरा एक जीन होगा और उसके अंदर ये 4 हमारे वो होंगे। देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब है इसमें 2 जीन की बात हो रही है। एक जीन तो ये हो गया आर वाला और एक वाई वाला, तो एक जीन ये है एक जीन ये, 2 एलील से मिलके एक जीन बनेगा, तो 2 जीन एक साथ चल रहे हैं। ठीक, यहां ये एक जीन का एक पार्ट और एक जीन का एक पार्ट, ये 2 एलील है एक साथ, क्योंकि ये हमारा गैमीट है। हमने आपको बताया ना हमारे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के ऊपर एक जीन बनता है, जैसे मान लो राउंड का है जीन, तो राउंड के लिए ये हो गया। ऐसे ही दूसरा होमोलॉगस क्रोमोसोम होगा, उसके ऊपर येलो का है। तो जब ये जो येलो हमारा F1 जनरेशन में बना है, इसमें कितने एलीज होंगे, 2 या 4? येलो में नहीं, ये जो हमारा राउंड येलो, हाँ ये देखो फिर समझ लो, हम इसको समझाए दे रहे हैं, एक मिनट पहले ये समझ लो, ये हमारी ऑर्गेनिज्म है, राउंड येलो रिंकल ग्रीन, ऐसे इसके क्रोमोसोम के ऊपर जीन ऐसे होंगे, राउंड के ऊपर ये वाला होगा होमोलॉगस क्रोमोसोम, और जब ये इसके गैमीट बनेंगे तो भैया आधी आधी हो जाएगी, रिडक्शन डिवीजन होता है, तो जब गैमीट बनेंगे तो ये आधी आधी हो जाएंगी सेल्स। तो एक तरफ क्या पहुंचेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, और दूसरी तरफ क्या पहुंचेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो इस तरह से गैमीट बन गए, ये तो समझ में आ गया। हाँ वो तो आ गया। अब यहां आओ, जब गैमीट मिक्स करेंगे तो भैया गैमीट में क्रोमोसोम ही तो होंगे, कैपिटल आर वाले के साथ में स्मॉल आर वाला क्रोमोसोम आ गया, और कैपिटल वाई वाले के साथ में स्मॉल वाई वाला क्रोमोसोम आ गया। समझ में आई बात? यस सर। तो ये एक ऑर्गेनिज्म हो गई। अगर तुम कहो यहां कितने एलील हैं, तो भाई साहब एक जीन में 2 होते हैं, तो 2 जीन, हम यहां पे फोकस किस पे कर रहे हैं, 2 जीन के ऊपर, तो कितने एलील हैं टोटल, 4 एलील। ठीक, क्योंकि 2 जीन को लेकर चल रहा है ना, एक जीन पे 2, दूसरे जीन पे 2, तो 2 2 4, टोटल 4 एलील हो गए। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ 4 होंगे, ये तो हम 4 के ऊपर फोकस कर रहे हैं, पूरा प्लांट चल रहा है ना, चल तो पूरा प्लांट रहा है, उसमें जितने भी होंगे लाखों करोड़ों, हमें उनकी बात नहीं करना है, हम सिर्फ 2 के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो यहां 2 एलील, 2 जीन है, एक तो आर वाला जीन है, एक वाई वाला जीन। ठीक, ये F1 जनरेशन हो गई। अगर F1 जनरेशन को गौर से देखो तो ये बिल्कुल हमारे डोमिनेंट वाले के जैसा ही तो है, बाहर से देखने पे डोमिनेंट वाला ही तो है, राउंड येलो ही तो मिल रहा है। तो भैया ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो कर रहा है कि F1 जनरेशन में हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर दिखेंगे, रिसेसिव कैरेक्टर नहीं दिखेंगे, ना रिंकल्ड मिला ना ग्रीन मिला। ठीक, तो अब हमें F2 जनरेशन भी देखना होगी इसकी। अब इसकी F2 जनरेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, सेल्फिंग करेंगे। सेल्फिंग करते हैं यानी इसके जैसे 2 प्लांट लेंगे और दोनों के गैमीट बनाएंगे और उनके प्रोबेबिलिटीज देखेंगे, जैसे कि पीछे किया हमने F1 में। ठीक, तो ये बहुत ही ध्यान से समझिए कि किस तरीके से इनकी प्रोबेबिलिटी बनेगी और किस तरीके से इसके गैमीट का फॉर्मेशन होगा। ये अक्सर बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो जब ये F1 जनरेशन थी, इसको लिख लीजिएगा, और अब हम F2 जनरेशन इसी के आगे चला रहे हैं। देखिए ये एक प्लांट हो गया F1 का, और ये F1 का दूसरा हो गया। ठीक, इन दोनों के बीच क्रॉस कराएंगे तभी तो F2 जनरेशन आएगी। तो भैया इसके गैमीट कैसे बनेंगे, अब तो यहां कंडीशन आ गई गैमीट की, तो फिर इसको हम एक बार सेल के अंदर दिखा रहे हैं, क्रोमोसोम की प्रोबेबिलिटीज दिखा रहे हैं। देखिए एक क्रोमोसोम ये है, इसके ऊपर कैपिटल आर है, इसी के साथ में दूसरा क्रोमोसोम है, इसके ऊपर भी स्मॉल आर होगा, तभी तो ये एक जीन बनेगा, है ना। अब वाई वाले के लिए देख लो, वाई वाले के लिए देख लो, ये हो गया कैपिटल वाई, ये हो गया स्मॉल वाई। ठीक, समझ में आई। अब इससे बनने वाले गैमीट्स कितने टाइप के हो सकते हैं, सोचो। हो सकता है कि भाई जब क्रोमोसोम टूट रहे हो तो ये सेल ऐसे डिवाइड हो रही हो, तो हो सकता है कैपिटल, स्क्रीन ब्लर हो गई क्या,
तो प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं हम इसमें, तो यहां पे देखो कैपिटल आर और कैपिटल वाई एक साथ आ सकते हैं और स्मॉल आर स्मॉल वाई एक साथ आ सकते हैं। तो हमने एक प्रोबेबिलिटी तो ये लिख ली, कैपिटल आर कैपिटल वाई वाली हो सकती है, या कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई वाली प्रोबेबिलिटी एक साथ आ सकते हैं। ठीक, या हो सकता है सेल ऐसे टूटे, सेल का डिवीजन ऐसे हो कि ये इस तरीके से आ जाए और ये वाला इसके साथ में आ जाए, यानी कि कैपिटल आर स्मॉल वाई हो सकता है और कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई हो सकता है, ये भी तो हो सकता है ना भैया। क्रोमोसोम की शफलिंग है, किसी के साथ में भी क्रोमोसोम मिक्स हो सकते हैं। तो ये 4 तरीके के गैमीट बन सकते हैं कि नहीं बन सकते इसमें। अब इसी को अब अगर इसी को हम सिंपल वे में दिखाएं तो हम कहें कि एक बार कैपिटल आर ले लो, उसको दोनों के साथ में लिख लो, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर क्या करो, फिर स्मॉल आर ले लो और इसको इन दोनों के साथ में लिख लो, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। देखो यही तो बना, ठीक है, यही तो बना, बोलो बेटा। हाँ, तो गैमीट बनाने का ये तरीका जो है ये आपको थोड़ा सा लेंथी लगेगा, बट ये कॉन्सेप्ट है और ये जो है ये ट्रिकी है, आराम से आप ट्रिक लेके निकाल सकते हो गैमीट बनाने का तरीका। तो बनेंगे वही गैमीट। अब हम 4 गैमीट लेके लगभग 16 वेरिएंट बना सकते हैं इससे, ये हटा दें। इसके उधर वाले के भी 4 ऐसे ही गैमीट बनेंगे, सेम गैमीट होंगे भाई, सेम प्लांट है तो सेम गैमीट भी तो होंगे। कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, यही तो होगा। अब देखिए अगर हम इसको प्रोबेबिलिटी लें कि भाई हो सकता है ये वाला गैमीट इस वाले के साथ में फ्यूज हो जाए, हो सकता है ये वाला गैमीट इस वाले के साथ में फ्यूज हो जाए, हो सकता है ये वाला गैमीट इस वाले के साथ में फ्यूज हो जाए, या हो सकता है यही वाला किसी चौथे के साथ में फ्यूज हो जाए। तो 1 से 4 टाइप के वेरिएंट बनेंगे, तो 4 से 16 टाइप के वेरिएंट बन सकते हैं। और इतने ढेर सारे वेरिएंट को ऐसे तो लिख पाना बड़ा मुश्किल है। तो एक नया मेथड आया, चेकर बोर्ड मेथड, पुनेट स्क्वायर मेथड जो था उसमें किस तरीके से रखा गया, उन्होंने इन गैमीट्स को एक चेकर बोर्ड में रखा। उन्होंने गैमीट्स के लिए एक टेबल बना दी और एक को मेल और एक को फीमेल मान लिया, एक को मेल और एक को फीमेल मान के गैमीट्स उसके रखे इस टेबल में। तो पहला गैमीट कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये पुनेट स्क्वायर मेथड कहलाता है। ऐसे ही यहां पे रख दीजिए कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इससे प्रोबेबिलिटी आसानी से निकल सकती है कि कौन कौन से गैमीट्स का फ्यूजन होगा। मान लीजिए इन दोनों का फ्यूजन हुआ तो क्या बना, देखो कैपिटल आर पहले रखा, समझ लो अभी बाकी खुद करोगे। कैपिटल आर पहले रखा, फिर कैपिटल वाई रख लिया, वाई वाले एक साथ आर वाले एक साथ। अब ये वाला इसके साथ में फ्यूज हुआ तो क्या हो सकता है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये वाला इसके साथ में फ्यूज होगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर, यहां स्मॉल आर है, कैपिटल वाई। ठीक, याद रखना, हमेशा ये याद रखना कि इसको और इसको देखेंगे और इन दोनों को देखने के बाद यहां पहले कैपिटल वाला और उसी के साथ में उसका छोटा, फिर कैपिटल वाला और छोटा। यहां क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब यहां क्या होगा बेटा, ऐसे ही आगे यहां क्या होगा, सर कैपिटल आर होगा कैपिटल वाई होगा और स्मॉल वाई होगा। ऐसे ही लिख लो, पूरी टेबल भरो। ठीक है, पूरी टेबल भरो जल्दी से। जब ये पूरी टेबल आपकी भर गई तो आपको कैरेक्टर देखना। देखो यहां क्या कैरेक्टर होगा, हम लोगों ने शुरू कहां से करा था, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन से, तो राउंड येलो के लिए कैपिटल आर कैपिटल वाई था, और रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर स्मॉल वाई ग्रीन के लिए था, रिंकल्ड ग्रीन के लिए, है ना। पहला जो है वो होगा
राउंड तो देखो ये राउंड हो जाएगा, कैपिटल आर जो है वो राउंड के लिए है, कैपिटल वाई येलो के लिए, तो ये क्या हो जाएगा राउंड येलो। ऐसे ही ये कैपिटल आर है तो ये तो हो गया राउंड, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई के ऊपर डोमिनेट कर जाएगा तो इन दोनों में क्या जाएगा येलो। ऐसे ही ये कैपिटल आर देखो ये स्मॉल आर के ऊपर डोमिनेट कर जाएगा तो जाएगा राउंड, और ये दोनों तो सेम है तो ये क्या हो जाएगा येलो। ये कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर डोमिनेट कर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा राउंड, और ये क्या हो जाएगा येलो। ऐसे ही ये राउंड येलो, सर ये क्या हो गया राउंड येलो, अरे सर ये होगा राउंड येलो, ये भी राउंड येलो होगा, ठीक ये भी राउंड। ये वाला क्या होगा, ये देखो ये तो हो गया राउंड, कैपिटल आर तो हो गया राउंड के लिए, और ये स्मॉल वाई देखो ये है ग्रीन के लिए, स्मॉल वाई ग्रीन के लिए। देखो कैपिटल वाई का स्मॉल वाई है यानी येलो का ग्रीन चलेगा और राउंड का रिंकल्ड चलेगा, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा राउंड, ये राउंड ग्रीन, समझ में आई बात, ये राउंड ग्रीन हुआ। ऐसे ये तो हो गया राउंड येलो, ये तो राउंड येलो होगा। ये क्या हो जाएगा देखो कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर डोमिनेट करा तो राउंड, और ये क्या हो गया ग्रीन, समझ आई बात, तो राउंड ग्रीन। इस तरह से सारे लिख लो, सारे लिख लो। चलो तो अब बताओ यहां पे काउंट करके बताओ राउंड येलो कितने हैं और रिंकल्ड ग्रीन कितने। दो से शुरू करा था तो राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन के बारे में थोड़ा बताओ कितने हैं, काउंट करके बताओ जरा जल्दी से। तो राउंड येलो जो है, राउंड येलो निकले 9 आई थिंक। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने ब्लैक से हैं वो सब राउंड येलो हैं, ठीक, वो हो गया 9। इसके अलावा रिंकल्ड ग्रीन, ये वाला आपका आया रिंकल्ड ग्रीन, ठीक, तो रिंकल्ड ग्रीन कितने हो गए 3। हाँ लास्ट में एक ही तो आया बेटा, रिंकल्ड ग्रीन लास्ट में एक ही तो बन रहा है 1। इसके अलावा राउंड ग्रीन आ रहा है, इसके अलावा राउंड ग्रीन आ रहा है, कितने आ रहे हैं देखो, जितने ग्रीन कलर से हैं वो राउंड ग्रीन है 1 2 3, राउंड ग्रीन कितने हो गए 3। इसके अलावा रिंकल्ड येलो भी तो आ रहे हैं, ये देखो रिंकल्ड येलो भी तो है ना, तो रिंकल्ड येलो कितने हो गए देखो, जितने भी रेड से हैं वो सब रिंकल्ड येलो हो गए 3 है, ठीक, ठीक है बेटा। तो राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन के अलावा, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन के अलावा दो नए कैरेक्टर मिल गए यार। शुरू तो हमने करा था राउंड येलो से और रिंकल्ड ग्रीन से, और मिल दो नए कैरेक्टर गए राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो, तो रेशियो आया 9:3:3:1, ठीक। लेकिन मसला यह है ये दो नए कैरेक्टर कहां से आ गए, तो ये इस बात को बताते हैं कि जो गैमीट है उसमें क्रोमोसोम इंडिपेंडेंट थे एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए। हमने यही तो बात आपको बताई थी, हमने यही तो करके बताया था। हमने कहा था कैपिटल आर है, एक के ऊपर कैपिटल आर है, एक के ऊपर स्मॉल आर है, एक के ऊपर कैपिटल वाई है, एक के ऊपर स्मॉल वाई है, और ये इंडिपेंडेंट है, ये इसके साथ भी जुड़ सकता है, ये इसके साथ भी जुड़ सकता है ना। ऐसे ही कैपिटल आर भी इसके साथ भी जुड़ सकता है और इसके साथ भी जुड़ सकता है, ये इंडिपेंडेंट है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि कैपिटल आर को स्मॉल आर के साथ में ही रहना पड़ेगा या कैपिटल आर को कैपिटल वाई के साथ ही रहना पड़ेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ में भी जुड़ सकता है ना। तो ये लॉ क्या बताता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि जो एलील्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं असॉर्ट होने के लिए। असॉर्ट का मतलब कंबाइन होना, जुड़ने के लिए, दूसरे के साथ जुड़ने के लिए। यानी कि यहां जब गैमीट बनेगा तो कैपिटल आर के साथ में कैपिटल वाई हो सकता है या कैपिटल आर के साथ में स्मॉल वाई भी हो सकता है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के साथ
जुड़ने के लिए। ऐसे यहाँ स्मॉल आर के साथ में भी स्मॉल वाई हो सकता है या स्मॉल आर के साथ में कैपिटल वाई भी हो सकता है। तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ है। क्लियर, समझ में आई बात या नहीं? ठीक, अब जरा इस बात को हम और इलेबोरेट कर रहे हैं। इसका ये तो हो गया फिनोटाइप। ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया इसका फिनोटाइप, यानी कि बाहर से दिख रहा है, मॉर्फोलॉजिकल या एक्सटर्नल अपीयरेंस है। अब अगर हम इसके जीनोटाइप की बात कर लें, इसका जीनोटाइप क्या बनेगा? तो जीनोटाइप कितने टाइप के हैं? ठीक, जीनोटाइप कितने हैं? देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई है एक जीनोटाइप। ठीक, ऐसे ही कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई भी है एक जीनोटाइप, और ऐसे ही कैपिटल आर स्मॉल वाई भी है जीनोटाइप। तो इस तरह से अगर जीनोटाइप देखो तो कुछ इस तरीके के जीनोटाइप मिलेंगे। ठीक, यानी कि आपने एक बार ले लिया कैपिटल आर, उसके साथ लिख लिया कैपिटल वाई, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। आप इसको देखो, आपने ये चलाया कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर आपने कैपिटल आर स्मॉल आर लिया 3 बार, और फिर इन्हीं 3 को यहां रिपीट कर दिया। फिर आपने स्मॉल आर लिया, और फिर इन्हीं 3 को आपने यहां रिपीट कर दिया। इसके अलावा इसमें कोई भी जीनोटाइप एक्स्ट्रा नहीं है। यह है ट्रिक। तो जीनोटाइप रेशियो की ट्रिक समझ लेना। ये वैसे अभी बता दे रहे हैं कैसे ये आया, इसकी ट्रिक लेकिन आप समझ लीजिए। तो याद रखिएगा इसकी ट्रिक क्या है, 1 2 1 2 4 2 यानी डबल, और फिर 1 2 1। ठीक, यानी कि अगर कोई पूछे कि कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितने बन रहे हैं, तो बेटा वो कितने बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं। ठीक, नहीं मानते हो तो देख लो, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितने बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं। देखो 1 2 और ढूंढो 3 4। इसके अलावा कहीं और मिल रहा है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई? नहीं मिलेगा। ठीक, इसका मतलब है कि ये कितने बन रहे हैं? 4। अब ये जीनोटाइप बनते कैसे हैं? आपको याद है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप रेशियो क्या होता है? 1:2:1 होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप रेशियो। आप इसका स्क्वायर कर दो तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो आ जाएगा। आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा? डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो आ जाएगा। समझ में आई बात? बोलो। ऐसे ही अगर इसका क्यूब कर दोगे तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो आ जाएगा। बहुत सिंपल है, ये फॉर्मूला है। अगर 1 to 1 का 1 to 1 रखोगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस है तो 1 रख दो, डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो 2 रख दो, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है तो 3 रख दो। सटासट आंसर। ठीक, जीनोटाइप रेशियो आ गया। ये जीनोटाइप रेशियो समझ में आया? हाँ यस सर, आ गया। ठीक, अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है। एक सेकंड, रुक जाइए। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन समझिएगा जरा। क्वेश्चन हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, बस समझा रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि टोटल 2000 सीड्स वर कलेक्टेड। सर नीचे गिरा है ऊपर। एक मिनट, कलेक्टेड टोटल 2000 seeds were collected from the cross P, capital P small p, capital Q small q, capital P small p, capital Q small q. Find the number of plants having heterozygous condition. Find the number of plants having heterozygous condition
फॉर बोथ ट्रेड्स। कह रहे हैं कि कैपिटल P स्मॉल p और कैपिटल Q स्मॉल q और ऐसे ही कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल Q स्मॉल q के बीच क्रॉस होता है, तो फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट्स हैविंग हेट्रोजाइगस कंडीशन। दोनों की हेट्रोजाइगस कंडीशन होनी चाहिए दोनों ट्रेट के लिए। देखो एक ट्रेट ये है, एक ट्रेट ये है, दोनों के लिए हेट्रोजाइगस कंडीशन होना चाहिए। तो इससे कितने प्लांट होंगे अगर 2000 सीड हैं तो? ठीक, समझ में आई बात? अरे सब ब्लर हो गई। समझ लीजिए क्वेश्चन देखिए फिर से। कह रहे हैं टोटल 2000 सीड्स वर कलेक्टेड। हमने जो एक क्रॉस कराया, ये वाला इसके बीच क्रॉस कराया और 2000 सीड हमने ले लिए। तो हमें अब पता करना है कि कितने नंबर ऑफ प्लांट्स हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन के, जो कि इस कैरेक्टर की हेट्रोजाइगस कंडीशन है। हेट्रोजाइगस कंडीशन का मतलब होता है, होमोजाइगस मतलब सेम, हेट्रोजाइगस मतलब डिफरेंट। हेट्रोजाइगस कंडीशन मतलब ये हुआ कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल Q स्मॉल q वाले कितने प्लांट बनेंगे, उसने ये क्वेश्चन पूछा। ठीक, उसने क्वेश्चन क्या पूछा? उसने क्वेश्चन पूछा कैपिटल P स्मॉल p और कैपिटल Q स्मॉल q वाले कितने प्लांट बनेंगे अगर 2000 सीड है हमारे पास और क्रॉस किसके बीच हो रहा है? इसके बीच हो रहा है। आप इस क्रॉस को इस क्रॉस से रिलेट करिए। ये एक डाई हाइब्रिड क्रॉस है, ये एक डाई हाइब्रिड क्रॉस है, और इस क्रॉस में हम लोगों ने जब डाई हाइब्रिड क्रॉस शुरू किया था तो याद करिए हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस किसके किसके बीच किया था? हमने कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y के बीच ही तो क्रॉस किया था ये वाला है। और इसमें ये क्रॉस जो है इसी के बीच तो था, है ना? इसी के बीच तो क्रॉस था ये वाला। और इसका जो रेशियो आया था जीनोटाइप के, कितने आए थे? कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y कैपिटल Y स्मॉल y वाले कितने थे? 4 थे। वो ये पूछ रहा है कि कैपिटल P स्मॉल p और कैपिटल Q, इसे रिलेट करो। देखो यही वाले तो हैं, यही वाले तो हैं। अगर इसको रिलेट कर दो तो ये यही वाले तो क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब कि उसने कैपिटल R को कैपिटल P से और कैपिटल Y को कैपिटल Q से अलग अलग क्या करा है, उसने कंपेयर कर दिया है बस। तो इसका मतलब है ये टोटल कितने बने? 16 बने। टोटल 16 में आपके कितने बनते थे ये वाले? 4। तो 2000 में कितने बनेंगे? मल्टीप्लाई कर दो। 16 में बनते थे 4 तो 2000 में कितने होंगे? इसी रेशियो में तो बनेंगे। मल्टीप्लाई करने पे कितना आया? 500 आया। समझ में आई बात या नहीं? टोटल 500 प्लांट्स होंगे इस 2000 में। तो अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि जीनोटाइप का खेल क्या है। वो इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन करा दें। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है हेट्रोजाइगस टॉल एंड वायलेट फ्लावर्ड। देखो उसने क्वेश्चन में तुम्हें एक हिंट दी, हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस का मतलब है कैपिटल T स्मॉल t वाले कंडीशन में, और दो कैरेक्टर हैं, एक टॉल है और एक वायलेट है, यानी कि उसका लंबाई का कैरेक्टर है और वायलेट उसका कलर का कैरेक्टर है। तो टॉल और वायलेट के बीच क्रॉस के का एक ये प्लांट है। फ्लावर्ड पी प्लांट्स वर सेल्फ्ड। इनकी क्या करी जा रही है बेटा? सेल्फिंग की जा रही है, यानी कि कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल V स्मॉल v के बीच में क्रॉस हो रहा है। ठीक है, और टोटल 160 प्लांट मिल रहे हैं। 160 प्लांट्स वर कलेक्टेड। टोटल कितने मिल रहे हैं? 160 प्लांट्स मिल रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट्स रिसेसिव फॉर बोथ द ट्रेड्स। रिसेसिव फॉर बोथ द ट्रेड्स या बोथ द कैरेक्टर्स। इसका भी रिसेसिव होना चाहिए और इसका भी रिसेसिव होना चाहिए, यानी कि तुम्हें कितने प्लांट, कौन से वाले प्लांट चाहिए? स्मॉल t स्मॉल v वाले प्लांट चाहिए। ये कितने होंगे ये पता लगाना है। समझ में आई बात? सर हाँ, ये सर आपको कैसे पता चला कि यही रिसेसिव वाले हैं? अरे यहां से देखो ना, उसने क्या कहा? रिसेसिव फॉर बोथ द ट्रेड्स। बोथ द ट्रेड्स, दोनों ट्रेड के लिए रिसेसिव, यानी इसके लिए भी रिसेसिव हो, इसके लिए भी रिसेसिव हो, दोनों के लिए रिसेसिव। स्मॉल t स्मॉल v। ठीक, अच्छा हाँ। तो दोनों के लिए रिसेसिव चाहिए ना। निकाल लोगे आंसर इसका? तो आप इसको देख के, इस डेटा को देख के हमें कहां से इसको रिलेट करना है? हमें इस वाले जीनोटाइप से रिलेट करना है।
तो स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल, दोनों तरफ स्मॉल कहाँ आएगा, यहां देखो इसमें दोनों तरफ स्मॉल यहां मिल रहा है। 16 में से कितने मिल रहे हैं आपको, ये 1, 16 में से आपको मिल रहे हैं सिर्फ 1 ऐसे, तो टोटल 160 में कितने होंगे, अगर इसका 16 से मल्टीप्लाई कर दें, इस रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आया, 10 प्लांट्स आया। इसका आंसर कितना आया, 10 प्लांट्स आया। सर यस, अब ये आपने 16 कहां से रखा, ये 16 कहां से आ गया भाई, आपने जो पुनेट का स्क्वायर बनाया था उसमें टोटल कितने थे प्लांट, अच्छा ठीक, टोटल 16 ही तो प्लांट थे। अगर इन सबको काउंट करो देखो कितने हो गए, टोटल 16 आएगा। टोटल 16 में से एक ये, इसी रेशियो को फॉलो करते हुए हम बाकी के क्वेश्चंस निकाल देंगे। एक दो क्वेश्चन और करा दें क्या, एक दो फॉर्मूलाज और देख लो, लास्ट में चलते चलते एक दो फॉर्मूला और देख लो, उसके बाद हम लोग वाइंड अप करते हैं आज का सेशन। मेंडल की काफी बातें हो गई, आप होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन भी लिख लीजिएगा वहां पे। होमोजाइगस कंडीशन का मतलब होता है कैपिटल टी या स्मॉल टी वोकैबुलरी में, और हेटेरोजाइगस का मतलब होगा कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी कैपिटल टी। ठीक है, अगर कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा है तो वो हेटेरोजाइगस है, अगर कैपिटल टी है या स्मॉल टी है तो वो होमोजाइगस कंडीशन है। वोकैबुलरी में ऐड कर लीजिएगा। ठीक, अब हम आपको कुछ यहाँ पे एक दो ट्रिक्स और बता दे रहे हैं कि कितने टाइप के गैमीट्स बनेंगे। अगर मान लीजिए एक क्रॉस हो रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर के बीच में, तो इसके गैमीट कितने टाइप के बनेंगे, इसमें कितने टाइप के गैमीट बनेंगे, नंबर ऑफ गैमीट्स। इसका पता लगाने के लिए फॉर्मूला है 2 to the power n। नंबर ऑफ गैमीट्स का पता लगाने के लिए क्या फॉर्मूला है, 2 to the power n, यानी कि n क्या है, n इज नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी। ये क्या है, हेट्रोजाइगोसिटी। ठीक है, कितना हेट्रोजाइगस है। ठीक है, तो हेट्रोजाइगस कितना, देखो यहां पे कितने हेट्रोजाइगस है, एक के दो जीन है, एक ये जीन एक ये जीन, कितने हेट्रोजाइगस हैं, एक ही तो हेट्रोजाइगस है, दूसरा वाला तो होमोजाइगस है। समझ में आई बात। तो ये जो हेट्रोजाइगस है हम इसके ऊपर लिख देंगे कितने हेट्रोजाइगस, n इज इक्वल टू 1 आ गया, तो 2 to the power 1 इज इक्वल टू 2। कितने टाइप के गैमीट बनेंगे, इसमें से 2 टाइप के गैमीट्स बनेंगे। समझ आई बात। देखो फिर से बता दे रहे हैं एक बार, हेट्रोजाइगस, जब कभी हेट्रोजाइगस कंडीशन आए तो हेट्रोजाइगस का मतलब है कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों अलग अलग। अगर होमोजाइगस आएगा तो कैपिटल टी हो सकता है, स्मॉल टी हो सकता है। ये कोई भी कंडीशन को हम होमोजाइगस कह देंगे। हेट्रोजाइगस के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी ही रहेगा, मतलब दोनों अलग अलग रहेंगे। तो अगर कभी कोई पूछे कि अगर गैमीट कितने टाइप के बनेंगे, मान लो जैसे तुमने डाइहाइब्रिड क्रॉस किया था राउंड येलो का, तो तुम्हारे पास ये था, अब तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारे कितने टाइप के गैमीट्स बनेंगे, तो नंबर ऑफ गैमीट्स फाइंड करने का तरीका है 2 to the power n। 2 to the power n, ये नंबर ऑफ गैमीट्स है। n क्या है, n है कितने हेट्रोजाइगस हैं, एक जीन ये हो गया, दूसरा जीन ये हो गया, दो जीन है। अब इसमें हेट्रोजाइगस कितनी कंडीशन है, ये भी हेट्रोजाइगस है, ये भी हेट्रोजाइगस है, कितने हेट्रोजाइगस, दो, तो 2 to the power 2, n इज इक्वल टू क्या हो गया 2, आंसर क्या आ गया 4। आपको पता है इसके 4 टाइप के ही तो हम गैमीट बनाते थे, बोलो। अभी डाइहाइब्रिड क्रॉस किया, उसमें 4 टाइप के तो गैमीट बने। अब मान लो एक कंडीशन ये लिखी हो, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी और कैपिटल डी। तो बताओ इसमें कितने टाइप के गैमीट बनेंगे, बताओ जल्दी। सिर्फ 2 टाइप के ही तो बनेंगे। देखो ये भी होमोजाइगस है क्योंकि ये स्मॉल टी की कंडीशन है, ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, सिर्फ एक ही तो हेट्रोजाइगस है, तो 2 to the power 1 इज इक्वल टू 2, सिर्फ 2 टाइप के गैमीट्स बनेंगे। ठीक, तो नंबर ऑफ गैमीट्स निकालने का तरीका पता चल गया कि किस टाइप से गैमीट्स निकालेंगे, फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें यहां तक,
नो सर। नहीं तो हाँ अरे सर हाँ ये बोल। होमोजाइगस कैसे निकालेंगे? होमोजाइगस की कंडीशन, होमोजाइगस निकालेंगे नहीं बेटा, वो तो दिखेगा ना साफ साफ लिखा हुआ, जैसे ये होमोजाइगस है, होमोजाइगस का हम यहाँ यूज नहीं कर रहे हैं, फॉर्मूले में हेट्रोजाइगस, समझ गया। फॉर्मूले में हेट्रोजाइगस यूज करा है, ठीक है। यहां तक हो गया। नेक्स्ट टर्न पे अभी मेंडलिज्म के ही बातें थोड़ी सी और चलेगी। आई थिंक मेंडलिज्म लगभग क्लियर हो गया है। अभी बस आपके इसमें स्टेटमेंट्स लिखवाना है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और सेग्रीगेशन के स्टेटमेंट हैं, वो स्टेटमेंट लिखवाना बाकी रह गया है। और कुछ दो चार चीजें हैं, जैसे ये क्वेश्चंस थोड़े से और कराएंगे, इसके रिलेटेड थोड़े से और क्वेश्चन होंगे कि भाई अगर इसका क्रॉस इससे हो रहा है तो क्या बनेगा, कितना रेशियो आएगा, क्या होगा, उस टाइप के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे सारे, ठीक है। यानी कल का क्लास जो होगा उसमें ये सारे क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस लगेंगे, ठीक है। जितनी भी चीजें आज हमने कराई है इसको सही से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा इस क्वेश्चन की और इससे पहले वाले की और बाकी चीजों की। फिर हम लोग कल मिलेंगे जिसमें बहुत सारी चीजें हम लोग इससे रिलेटेड करेंगे। तो यहां तक अगर आपको समझ में आया हो, टॉपिक सारा क्लियर हो गया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा लोगों में करें, लाइक कर दें ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो पहुंचे, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दीजिए और अपना भी इंफॉर्मेशन लीजिए। हैव अ नाइस डे।